आज हम लोग एक नए विषय के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। विषय का नाम है वाक्य भेद। यह वाक्य भेद रचना के आधार पर है। मतलब आज का टॉपिक व्याकरण से जुड़ा हुआ है। वाक्य भेद व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है। तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि व्याकरण में सबसे पहले वर्ण क्या है, इसकी जानकारी हासिल की जाती है। प्रारंभिक जानकारी वर्ण के संबंध में ली जाती है, दी जाती है, और वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। अतः वर्ण विचार के बाद शब्द पर विचार किया जाता है और शब्दों की सहायता से वाक्य का निर्माण होता है। तो इसलिए यह वाक्य विचार हुआ। मतलब कि व्याकरण में वर्ण और शब्द के बाद वाक्य पर विचार किया जाता है। सबसे पहले तो वाक्य कहते किसे हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तब हम वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों की सहायता से वाक्य बनता है, परंतु कुछ शब्दों को एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। शब्दों की सहायता से वाक्य तब बनेगा जब हम वाक्य में शब्द को एक व्यवस्थित स्थान देंगे। मतलब कि जब वाक्य में कोई शब्द व्याकरणिक नियम में बंध जाएगा और हमारे भावों और विचारों को आदान प्रदान करेगा, तब वह वाक्य कहलाएगा। मतलब कि शब्द के व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित रूप का मतलब व्याकरण के नियम में बंधे हुए शब्दों को हम व्यवस्थित रूप कहते हैं। और शब्दों का व्यवस्थित रूप जो मानव के भावों और विचारों को सहजता पूर्वक आदान प्रदान करने में सहायक हो, ठीक है, वह वाक्य कहलाएगा। मतलब वाक्य की ही सहायता से हम अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे की बात हम सुनते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है व्याकरण का, भाषा का। आज जो है हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि वाक्य के भेद भी होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? वाक्य के तो भेद होंगे ही। तो सबसे पहले यह जान लो कि दो तरह से वाक्यों के भेद माने जाते हैं। पहला जो है वो अर्थ के आधार पर। तुम लोगों ने पिछली कक्षा में जानकारी हासिल की है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और इस कक्षा में मतलब 10वीं कक्षा में तुम्हें रचना के आधार पर वाक्य भेद बताए जाएंगे। अर्थ के आधार पर तो पिछली कक्षा में अर्थात 9वीं कक्षा में तुम्हें जानकारी दी गई, लेकिन इस कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। इस कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य भेद पाठ्यक्रम में शामिल है। अतः तुम्हें रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को जानना होगा या जानना जरूरी है।
रचना कहते हैं बनावट को, ठीक है। तो यहाँ पर व्याकरण ग्रंथ में रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य बताए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद क्या है? सरल वाक्य। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। और तीसरा भेद है ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। 10 जनवरी का खाली खाली लग रहा है। लो बिस्कुट तो हम खा लेते हैं। चलो कौन हल्ला कर रहा है? कौन हल्ला कर रहा है? क्यों हल्ला कर रहे हो? तो अभी मैंने बताया कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब देखो, वाक्य भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करो। वे क्या हैं? तो देखो, ये तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इन तीनों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें इस बात की जानकारी लेनी है इस बात की जानकारी लेनी है कि वाक्य में अंग भी होते हैं। वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं? वाक्य के अंग। वाक्य के अंग जो है 2 होते हैं, ठीक है। पहला
उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के दो अंग होते हैं। परीक्षा में जब पूछा जाएगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं तो तुम्हें बताना होगा कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग को घटक भी कहा जाता है, घटक। वाक्य के अंग को घटक भी कहा जाता है। अब देखो, जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में कर्ता का प्रयोग हम करते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कर्ता होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, क्रिया शब्द होना चाहिए, ठीक है। और वाक्य में हम और भी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे कारक का उपयोग करते हैं, लिंग का उपयोग करते हैं, वचन का उपयोग करते हैं, ठीक है। संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, क्रिया विशेषण का, संबंध सूचक शब्दों का, है कि नहीं, विस्मयादि बोधक शब्दों का, इन सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। माने उचित जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है वहां पर उस चीज की हम उस चीज का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इन सारी चीजों का उपयोग करने के बाद तब एक वाक्य बनता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मान लो एक वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है। यह एक वाक्य बन गया। लेकिन अब देखो कि इस वाक्य में किन किन चीजों की जरूरत पड़ी। राम पुस्तक, राम व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, एक संज्ञा है। पुस्तक भी एक संज्ञा है। और पढ़ता क्या है, क्रिया शब्द है। और है क्या है भी सहायक क्रिया है। हम जानते हैं है, था, गा, ये सब जो है वो सहायक क्रिया है और समय की सूचना देते हैं, समय सूचक हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो है से वर्तमान समय का बोध होता है, था से भूतकाल का बोध होता है, गा से जैसे मोहन पटना जाएगा, मोहन विद्यालय जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जाएगा यह भविष्य काल का पता देता है कि नहीं। इस प्रकार से सहायक क्रिया जो है ना, यह समय को दर्शाता है, यह जो शब्द है। और यह मूल क्रिया है, पढ़ना, लिखना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना, है ना। ये सारे के सारे जो हैं वो क्रिया शब्द हैं। अब यहाँ पर देखो, संज्ञा और क्रिया की सहायता से एक वाक्य बना। हमने दो संज्ञाओं का उपयोग किया और दो क्रिया शब्दों का उपयोग किया। इनमें से एक मूल क्रिया है पढ़ना और दूसरा है सहायक क्रिया। ये सब वाक्य के घटक हैं। घटक मतलब जिन जिन चीजों से हम वाक्य का निर्माण करते हैं। मान लो कि इस भवन का निर्माण जिन जिन चीजों से हुआ है वो सारी चीजें इस मकान के घटक कहलाएंगे। मान लो ईंट है, सीमेंट है, लोहा है, कंकड़ है कि नहीं। तो ये जो सामान है, इन सामानों की सहायता से इतना बड़ा भवन
खड़ा हुआ है, तैयार हुआ है, तो ये सारे के सारे सामान जो हैं इस मकान के घटक हुए, अंग हुए, है कि नहीं। और इसी तरह से वाक्य बनाने के लिए हमें कहीं पर संज्ञा का उपयोग करना पड़ता है, कहीं पर सर्वनाम का, कहीं पर विशेषण का, कहीं पर क्रिया का, है ना, कहीं पर क्रिया विशेषण का। इन सब की सहायता से हम वाक्य का गठन करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, है ना। अब यहीं पर देखो, राम और पुस्तक ये दोनों संज्ञा है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक से किसी जाति का बोध होता है। खास पुस्तक का नाम तो है नहीं यहाँ पर, मान लो गीता है, रामायण महाभारत आदि, है कि नहीं। किसी खास ग्रंथ का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ किसी खास संज्ञा का नाम है राम, तो यह व्यक्तिवाचक हो गया, यह जातिवाचक हो गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से, लेकिन अब यहीं पर देखो, यह राम जो है यह कर्ता का काम करता है। बहुत तरह की बातें होती हैं। जब वाक्य हम बनाते हैं तो वाक्य बना तो लेते हैं, लेकिन वाक्य में क्या क्या बातें हैं, व्याकरण के हिसाब से कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल हुई हैं, उन चीजों की जानकारी हमें लेनी होगी, तब हमें व्याकरण वाक्य के संबंध में ज्ञान प्राप्त होगा। यहीं पर देखो, यह संज्ञा है, राम पुस्तक पढ़ता है। तुमने जाना, व्याकरण में तुम्हें बताया गया है कि जो काम करता है वाक्य में उसे कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर पढ़ने का काम कौन करता है? राम करता है। तो राम जो है यह कर्ता कहलाएगा, और इसी कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। यहाँ पर मैंने बताया था, वाक्य के दो अंग बताया है ना, तो कर्ता को ही जो है उद्देश्य कहा जाता है। यह जो कर्ता है इसे उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यहाँ राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? राम के बारे में यहाँ कहा जाता है कि पुस्तक पढ़ता है। तो वाक्य में जिसके बारे में, ये ध्यान रखो, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसी को उद्देश्य कहा जाता है। उसी को उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है, और विधेय को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। यह सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को ही कर्ता कहते हैं। तो यह याद रखो कि वाक्य के दो अंग होते हैं, मुख्य अंग, है ना, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है, और कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करता है वाक्य में। यहाँ पर पुस्तक पढ़ने वाला कौन है? राम है। तो राम जो है यह कर्ता हो गया, ठीक है। तो और इस कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। और राम के मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया, अब राम के बारे में क्या कहा गया? पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक जो कुछ कहा जाता है, यहाँ कहा गया पुस्तक पढ़ता है। इतना जो हो जाएगा यह विधेय में आ जाएगा, है ना। वाक्य दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उद्देश्य और विधेय छांटिए परीक्षा में, तो देखोगे कि जो सब्जेक्ट होगा उसे उद्देश्य माना जाएगा, है ना। और सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी होगा वह विधेय में चला जाएगा, है ना। यह राम जो है यह उद्देश्य हो गया, है ना। अच्छा, मैं कल पटना जाऊंगा, तो यहाँ पर पटना जाऊंगा किसके बारे में कहा गया? मैं। तो मैं यहाँ पर उद्देश्य हो गया। जाने वाला कौन है? मैं, है कि नहीं। रोहन कल विद्यालय जाएगा, तो रोहन जो है वो विद्यालय जाने का काम कल करेगा, है ना। तो जाने वाला होगा कौन? रोहन। इसलिए यहाँ पर रोहन कर्ता हो जाएगा, ठीक है। और
कल विद्यालय जाएगा इतना विधेय कहलाएगा। मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। ये हो जाएगा उद्देश्य। राम यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। राम मतलब कर्ता को, सब्जेक्ट को ही जो है उद्देश्य कहा जाता है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। यहाँ पर पुस्तक पढ़ता है, यह विधेय कहलाएगा। तो इतना जो है तुमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि उद्देश्य और विधेय छांटिए। एक होता है उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। विधेय मोटा मोटी जो है वो क्रिया को कहा जाता है, क्रिया को विधेय माना जाता है। ठीक है, तो और ये सब जो है ना, यह जो है यह विधेय का विस्तार कहलाएगा। उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार। जैसे राजा दशरथ के पुत्र राम, राजा दशरथ के पुत्र राम जंगल गए, वन गए। वन कौन गया? राम। लेकिन राम से पहले जो है राजा दशरथ के पुत्र राम। तो राजा दशरथ के पुत्र, यह उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। उद्देश्य का विस्तार जो है यह उद्देश्य से पहले लिखा जाता है। देखो, राम वन गए, यहाँ पर उद्देश्य कौन होगा? राम होगा, क्योंकि वन जाने वाला राम है। राम उद्देश्य हो जाएगा, है ना, क्योंकि राम के बारे में कहा गया। वन गए, वन कौन गया? यहाँ राम दिया हुआ है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य हो जाएगा। या राम के बारे में कहा जाता है तो राम उद्देश्य हो गया, है ना, कर्ता हो गया। उद्देश्य को ही कर्ता कहा जाता है। अब राम से पहले इतना लिखा हुआ है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, इसे कहा जाएगा उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, मतलब कि यदि पूछा जाए कि उद्देश्य छांटिए तो इतना छांटना पड़ेगा। यह उद्देश्य में आ गया, इतना जो है उद्देश्य में आ गया, और यह विधेय है। ठीक है, तो विधेय तो मुख्य रूप से क्रिया शब्द को कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है गए, यह क्रिया शब्द है, विधेय है, फिर उससे पहले वन दिया हुआ है, तो वन जो है वो विधेय का विस्तार हो जाएगा। तो इसलिए उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार, ये ध्यान में रखना है। वाक्य में दो अंग होते हैं, उद्देश्य होता है, विधेय होता है। उद्देश्य का विस्तार होता है, विधेय का विस्तार होता है। उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य के अंतर्गत होता है, उद्देश्य के साथ रहता है, और विधेय का विस्तार जो है वो विधेय के साथ, क्रिया के साथ रहता है। वैसे वाक्य जो है मुख्य रूप से दो चीजों से बनता है। सबसे छोटा वाक्य, महत्वपूर्ण दो घटक हैं, दो चीज हैं जिन चीजों से हम वाक्य बनाते हैं, जैसे कर्ता और क्रिया। जैसे राम गया, तो राम यहाँ पर क्या है? कर्ता है, और गया क्या है? क्रिया है। और इसके अतिरिक्त और इस वाक्य में कुछ है ही नहीं, लेकिन यह वाक्य बन गया, सबसे छोटा वाक्य हो गया, है कि नहीं? तो वाक्य का सबसे एसेंशियल और महत्वपूर्ण घटक है कर्ता और क्रिया। इन दोनों की सहायता से ही हम वाक्य
बना सकते हैं। अकेला यदि करता रहे तो वाक्य नहीं बनेगा, अकेला यदि क्रिया शब्द रहे तो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो वाक्य बनाने के लिए इन दो चीजों की मिनिमम माने कम से कम दो चीजों का रहना जरूरी है, तभी वाक्य बन सकता है। ये दो चीजें कौन 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 सी हैं? तो कर्ता और क्रिया, इनको घटक कहा जाता है। और भी चीजों की सहायता ली जाती है, अभी मैंने बताया, तो उन सबको भी घटक ही कहते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण घटक हैं, है कि नहीं? तो जैसे मान लो कि ये भवन खड़ा किया गया, तो भवन खड़ा करने के लिए ईंट जो है वो महत्वपूर्ण चीज है ना? लोहा जो है वो महत्वपूर्ण चीज है। सीमेंट क्या है? वो जोड़ने का काम करता है कि नहीं? इन चीजों की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी, तब तो यह खड़ा होगा, इतना बड़ा ढांचा खड़ा होगा। और इनमें से कोई किसी भी चीज को हटा देंगे तो मकान नहीं बनेगा। मान लो ईंट नहीं रहे, खाली लोहा रहे, लोहे से भी मकान तैयार हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, है कि नहीं? उसका जो असली रूप है वो रूप नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? अकेले सीमेंट से घर नहीं बनाया जा सकता, अकेले ईंट से घर नहीं बनाया जा सकता, तो इन सब की सहायता लेनी पड़ती है, तब घर बनता है ना? उसी तरह से वाक्य बनाने के लिए कम से कम दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, कर्ता और क्रिया। तो हम लोग वाक्य भेद के बारे में जान रहे हैं। अभी मैंने बताया कि रचना के आधार पर, मतलब बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इन तीनों चीजों को जानने से पहले मैंने बताया कि वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। वाक्य के दो क्या कहता है कि महत्वपूर्ण अंग होते हैं: उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को ही वाक्य में कर्ता कहा जाता है, और विधेय को वो क्रिया के अंतर्गत जो क्रिया है वह विधेय के अंतर्गत आता है, और क्रिया का विस्तार भी आता है। अब देखो कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी हासिल लेनी है। सरल वाक्य सबसे पहले सरल वाक्य है। सरल वाक्य कहते किसे हैं? सरल का मतलब होता है छोटा, आसान। आसान वाक्य मतलब छोटे छोटे वाक्यों को सरल वाक्य कहा जाता है, जिसमें एक विधेय हो, मतलब एक ही क्रिया हो। जिस वाक्य में एक क्रिया हो, ठीक है, जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया हो, तो एक क्रिया वाला वाक्य जो है वह सरल वाक्य कहलाएगा या कहलाता है। जैसे राम गया, मोहन आया, मुझे जाना है ना? पढ़ना है, वह खाता है ना? सीता गीता नृत्य करती है कि नहीं? गाड़ी सड़क पर चल रही है। ये सब छोटे छोटे वाक्य हैं, इनमें देखोगे कि एक ही क्रिया शब्द है। जैसे गाड़ी सड़क पर चलती है, तो चलती है कि नहीं? चलना जो है एक क्रिया है, और है तो सहायक क्रिया है ना, इसलिए मूल क्रिया एक ही है। उसी प्रकार वह मैं
विद्यालय, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर जो है प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, जाता हूँ जो है एक ही इसमें क्रिया शब्द है कि नहीं। राम और मोहन पटना जा रहे हैं, उद्देश्य तो यहाँ दो हैं, जाने वाले दो हैं, लेकिन क्रिया जो है इसमें एक ही है, इसलिए यह सरल वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं, और इसका मतलब है कि बड़े बड़े वाक्य भी होते हैं, तब न छोटे छोटे वाक्य। अभी मैंने कहा कि छोटे छोटे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात जिस वाक्य में एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया हो, मतलब कि एक ही विधेय का प्रयोग किया गया हो, विधेय को ही क्रिया शब्द भी कहते हैं, है ना। जिसमें एक विधेय हो, तो या एक उद्देश्य हो या एक विधेय हो, ऐसा भी कह सकते हो। एक उद्देश्य वाला और एक विधेय वाला जो वाक्य होगा वह सरल वाक्य होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यह सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि राम जो है वो एक उद्देश्य है, और राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक जो है वो कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। तो इस प्रकार से यह एक छोटा सा वाक्य है, इसलिए इसे सरल वाक्य कहा जाता है। बड़े बड़े वाक्य भी होते हैं, और एक वाक्य मतलब कि एक वाक्य में दो भी उद्देश्य होते हैं, दो भी विधेय होते हैं, है कि नहीं। जैसे राम आया और मैं गया, है कि नहीं। गाड़ी आई और खुल गई, गाड़ी प्लेटफार्म पर आई और खुल गई। अब यहाँ पर वाक्य एक ही है, लेकिन दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। जैसे गाड़ी आई तो आना, आई क्रिया है, फिर खुल गई, खुल जाना, दो क्रिया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से बड़े बड़े वाक्य भी होते हैं, और उन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया शब्दों का भी प्रयोग होता है ना। इसलिए मैंने कहा कि सरल वाक्य उस वाक्य को कहा जाता है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय का प्रयोग किया गया रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सरल वाक्य की पहचान होती है। अब देखो, सरल वाक्य के बाद जो है संयुक्त वाक्य आता है। यह संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट, जुड़ा होना। ठीक है, हमारे व्याकरण ग्रंथ में एक चीज पढ़ाई जाती है, तुम लोगों ने पढ़ा है, उस जानकारी है। जैसे समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द जो है वो तुमने पढ़ा है व्याकरण में। जैसे और, या, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, क्योंकि, है कि नहीं, यदि, तो, बहुत तरह के जो हैं, हाँ, अतः, इसलिए, ये सब क्या है? ये सब वाक्य को जोड़ने वाले शब्द हैं, और इनका जो है ना, ये अव्यय कहलाते हैं। अव्यय मतलब कि उस शब्द को कहा जाता है जिस पर लिंग या वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका रूप नहीं बदलता है। जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, इन सब का न तो लिंग होगा न वचन होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो नहीं होगा। इसलिए शब्द का क्या स्त्रीलिंग क्या पुल्लिंग होगा।
क्योंकि का न तो स्त्रीलिंग होगा, न पुल्लिंग होगा, न एक वचन होगा, न दो वचन होगा। ये सब मतलब कि ये हमेशा इसी रूप में लिखे जाते हैं और परिवर्तित रहते हैं, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है और यह समुच्चय बोधक भी कहलाते हैं। ये दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं, इसलिए इनको समुच्चय बोधक कहा। समुच्चय मतलब इकट्ठा करना, ज्वाइंट करना, जोड़ना, है कि नहीं। ये कंजक्शन का काम करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, है ना, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें संयोजक भी कहा जाता है। संयोजन करना, संयोजक मतलब जोड़ना, है कि नहीं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो संयोजक के रूप में काम करते हैं और ये दो वाक्यों को और दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें संयोजक या समुच्चय बोधक कहा जाता है। और इन वाक्यों से जब इन शब्दों से जब कोई वाक्य तुम्हें जुड़ा हुआ मिले तो वह वाक्य जो है वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे गाड़ी ट्रेन स्टेशन पर आई और खुल गई। अब यहाँ पर आई और से जुड़ा हुआ है ना, खुल गई। तो इस प्रकार से यहाँ दो वाक्य हैं, गाड़ी आई और गाड़ी खुल गई, है ना। गाड़ी स्टेशन पर गाड़ी आई और फिर स्टेशन से गाड़ी खुल गई। इस प्रकार से दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और का उपयोग